नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पे। जीजीडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे टेंस यानी कि काल, और जिसमें जो प्रेजेंट जो टेंस था वो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। उसका अपन हिंदी अनुवाद जो है साथियों वो मैंने नहीं पढ़ाया है। क्यों नहीं पढ़ाया है? उसके दो रीजन है। फर्स्ट ये है कि अपना जो टेंस से रिलेटेड जो प्रश्न होगा वो पूछा जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से, न कि हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन से। दूसरा रीजन कि इसमें अपने एक अलग से चैप्टर दे रखा है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर कि कॉमन ट्रांसलेशन ऑफ कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो वहां पे अपन जो ये टेंस है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो आप निश्चिंत रहिए, वहां पे आपका जो टेंस है वो हिंदी से इंग्लिश में वहां पे कवर हो जाएगा। आज जो अपन टेंस पढ़ेंगे साथियों वो अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट में भी सबसे पहला जो टेंस है वो अपन देखेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है साथियों अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, जिसमें किसी कार्य जो कार्य हुआ है या चल रहा है उसका टाइम जो होता है वो अपने को पता नहीं चलता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसे इनडेफिनेट कहते हैं। और इसीलिए इसका दूसरा नाम है साथियों सिंपल टेंस। क्या नाम है? पास्ट सिंपल। इसे सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल। दोनों एक ही बात है। तो देखिए, पास्ट टाइम सबसे पहला जो यूज है पास्ट का वो है अपना, देखिए पास्ट टाइम एडवर्ब्स। कौन से? पास्ट टाइम एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी या तो क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे, या किसी वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताएंगे, या किसी ना किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो ये कुछ टाइम एडवर्ब्स है, यानी समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। कौन कौन से शब्द देखिए? यस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, प्लस लास्ट के साथ में देखिए डे, यानी कि लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। अगर ये कोई एडवर्ब आपने को देखने को मिल जाए, या फिर प्रीवियस प्लस टाइम। प्रीवियस प्लस टाइम से मतलब है कि आपको वहां पे प्रीवियस लिखा हुआ मिलेगा, उसके साथ में कोई टाइम दिया होगा। टाइम से मतलब है मॉर्निंग, इवनिंग, 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस प्रकार से। तो अगर ये वाले शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिल जाए टेंस में, तो समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और वहां पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी वो आएगी अपने पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं पास्ट टेंस फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट या जो सिंपल टेंस है, इसमें जो वर्ब यूज होगी वो होगी अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब के रूप में। तो आप बोलोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी अपनी डिड। कौन सी होगी? डिड। डू और डज यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल में, और डिड जो है वो यूज होती है अपनी पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल में। तो मेन वर्ब आ जाएगी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे पास्ट टेंस फॉर्म बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पर सहायक क्रिया डिड। तो देखिए, ये शब्द है, ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये कैसे याद रखने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ब्लैंक टू मुंबई अ ईयर अगो। राम जो है वो 1 साल पहले मुंबई गया था। देखिए, अगो आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? अगो। यहाँ पे लिखा हुआ है गो। तो अपने को दिमाग में आना चाहिए कि अगो आ गया मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अगो का जो यूज है वो किसमें होता है? पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो गो आ गया। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आती है? बोले यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो गो है, तो गो की सेकंड फॉर्म कौन सी है? तो वो यहाँ पर आ जाएगी साथियों वेंट। कौन सी आ जाएगी? वेंट। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इरेगुलर फॉर्म है वही याद करनी है। रेगुलर में तो ईडी लगाना है, और इरेगुलर जो फॉर्म थी वो मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे साझा कर दिया, आप वहां से देख लेना। क्लास में भी मैंने आपको दिखाया था, वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, याद रखनी है। देखिए, सी ब्लैंक लास्ट वीक। अब अपने को दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वीक। क्या लिखा हुआ है? लास्ट वीक। तो ये देखिए लास्ट, और ये आ गया अपना वीक। तो लास्ट के साथ में अगर कोई भी लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस प्रकार के वर्ड जुड़े हुए, एडवर्ब्स जुड़े हुए, तो समझ लो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कम। क्या लिखा हुआ है? कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केम। क्या हो जाएगा? केम। क्योंकि
कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है केम, कम केम कम। इसी तरह से देखिए रीना ब्लैंक टू उदयपुर यस्टरडे, ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या आ गया, यस्टरडे, एडवर्ब क्या आ गया, यस्टरडे। और अपने को पता है कि यस्टरडे आ गया तो मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गो, क्या लिखा हुआ है, गो, तो अपने को क्या बनना है यहाँ पर, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वापस यहाँ पर वेंट, क्या हो जाएगी, वेंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। तो ये तीनों फॉर्म आपको, तीनों में इरेगुलर फॉर्म यूज हुई है। ज्यादातर अपन इरेगुलर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यही अपने को याद करनी है। रेगुलर तो याद करने की इतनी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ईडी लगाना है, क्या लगाना है, अगर लास्ट में ई है तो डी जोड़ना है, वरना अपने को ईडी लगाना है। और ईडी किस प्रकार से लगाना है ये मैंने आपको बता दिया है, आईएनजी किस प्रकार से लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, एस कैसे लगाना है, ईएस कैसे लगाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब ये जो एडवर्ब्स है इनको कैसे याद रखना है, तो एक ट्रिक है यहाँ पर जिसको याद रख, आप आराम से इनको याद रख सकते हो। यस गो लास्ट टाइम, क्या है, यस गो लास्ट टाइम। मान लो यस एक लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं यस गो लास्ट टाइम, तुम्हें लास्ट टाइम जो है यहाँ सर जाना है, लास्ट टाइम चले जाओ बस। तो यस जो है इससे आपको याद रखना है यस्टरडे, क्या याद रखना है, यस्टरडे। ये जो गो लिखा हुआ है, गो से आपको याद रखना है अगो, क्या याद रखना है, अगो। तो यस से हो जाएगा यस्टरडे, क्या हो जाएगा, यस्टरडे, ठीक है। गो से हो जाएगा अपना अगो, क्या हो जाएगा, अगो। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट, तो लास्ट से अपने को याद रखना है कि लास्ट के साथ में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट होगा उसके पीछे कोई ना कोई टाइम होगा, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। फिर यहाँ पे आ गया टाइम, तो टाइम से आपको याद रखना है प्रीवियस प्लस टाइम, क्या याद रखना है, प्रीवियस लिखा होगा उसके साथ में कोई ना कोई टाइम दिया होगा, तो प्रीवियस प्लस टाइम। छोटी सी एक ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। ये था फर्स्ट यूज पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सेकंड जो इसका यूज है वो अपन देखते हैं। देखिए जो सेकंड जो पास्ट इंडेफिनिट का यूज है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो यूज विदाउट एनी एडवर्ब। देखिए पहला क्या था कि जो एडवर्ब दिए हुए थे, कौन से एडवर्ब थे, अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, प्रीवियस प्लस टाइम, ये जो एडवर्ब थे तो उनके साथ में अपने यूज किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहां पर देखिए कि विदाउट एनी एडवर्ब, मतलब बिना एडवर्ब के भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकते। कैसे होगा, टू शो द इंसिडेंट हैपन इन द पास्ट, तो ऐसी कोई घटना है, इंसिडेंट है, ऐसी कोई घटना है जो कब घटित हुई है, पास्ट में, यानी कि भूतकाल में जो है वो घटना घटित हुई है। तो भूतकाल में जो घटना घटित हुई है उसके लिए भी अपन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल का ही प्रयोग करना है। अगर एडवर्ब जो दिए हुए हैं लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो वो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस को आपको देखना है और वो पास्ट में घटित हुआ है, जो भूतकाल में कहीं ना कहीं पे वो घटित हुआ है, तो वहां पे भी अपने को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और ये जो सेंटेंस होंगे इनको आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये पास्ट में घटित हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए बिना टाइम एडवर्ब के भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है यदि वह पूर्व यानी भूतकाल समय में घटित घटना को दर्शाता है। मैंने यहाँ पे बाईलैंग्वेज का यूज किया, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, ताकि जो नॉन इंग्लिश के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है समझने में आसानी रहे, ताकि वो अगर इस पीडीएफ जो साझा की जाएगी उसको पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़कर उनको जो है वो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप ब्लैंक अकबर एट हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप ने अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए डिफीट, क्या लिखा हुआ है, डिफीट। अब आपके दिमाग में आएगा कि महाराणा प्रताप आ गया, यहाँ पे अकबर आ गया, तो ये कौन सी घटना है, पास्ट की तो घटना है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पास्ट के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये इसको देखकर ही अपने को पता चल जाएगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो अगर इस प्रकार की कोई पास्ट घटना को शो कर रहा है तो वहां पे ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, या जिसे पास्ट सिंपल भी अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफीट, डिफीट का मतलब होता है पराजित करना, हराना, तो डिफीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे डिफीटेड। क्या हो जाएगी, डिफीटेड। सीधा ईडी जोड़ दो, क्या जोड़ना है, ये डिफीट लिखा हुआ था, इसके पीछे क्या जोड़ दिया आपने, ईडी। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये रेगुलर फॉर्म है, क्योंकि पीछे क्या लगा, ईडी। तो इसमें तो आपको ज्यादा कोई याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने को सीधा यहाँ पर ईडी
जोड़ना है। इसी तरह देखिए सेकंड एक एग्जांपल और है, पृथ्वीराज चौहान ब्लैंक मोहम्मद गोरी एट तराइन। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में। यहाँ पे तराइन फर्स्ट लिख सकते हैं आप 1191 में। इसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार हुई थी। तो ये जो पहला युद्ध लड़ा गया, तो युद्ध है, लड़ाई है, मतलब कब हुई है? पास्ट में हुई है। ऐसा तो है नहीं फ्यूचर में लड़ाई होगी, अपन कोई भविष्य वेता तो है नहीं कि आगे लड़ाई होने वाली है। तो जितनी भी लड़ाई है, जो इतिहास की घटनाएं होती है, वो कब होती है? पास्ट में। तो पास्ट की जितनी भी घटनाएं हैं वहां पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल टेंस आएगा, और सिंपल टेंस की जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हो गई यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे भी देखिए डिफीट लिखा हुआ है, तो वापस लिख दो यहाँ पर डिफीटेड। क्या आ जाएगा? डिफीटेड। ये आ गई अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे पास्ट टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए थर्ड यूज जो है पास्ट सिंपल का, वो देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट विथ डेली, ऑलवेज, एवरी प्लस टाइम। तो कोई ऐसी घटना को बताता जो कैसी है? हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल का मतलब है आदतन या आदत, आदतन या इसको आदत भी अपन बोल सकते हैं। तो पुराने समय में अगर आपकी कोई ऐसी आदत रही है जो पुराने समय में थी, मतलब पास्ट में थी, वर्तमान में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि राम जो है वो कॉलेज में जो है स्मोकिंग किया करता था। तो स्मोकिंग कब करता था? कॉलेज में। तो अब राम बड़ा हो गया, अब वो स्मोकिंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन पास्ट में उसकी आदत थी क्या? स्मोकिंग करने की। स्मोकिंग करने की उसकी हैबिट थी। तो इस प्रकार की अगर पुरानी यानी कि पास्ट की कोई हैबिट को शो कर रहा है, तो वहां पे भी अपने को पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल को यूज करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। लेकिन होनी कैसे चाहिए? पास्ट में। वर्तमान में भी हो सकती है ये, लेकिन वर्तमान में हो सकता है कि उसने ये स्मोकिंग करना उसने छोड़ भी दिया हो। तो उसमें कोई ना कोई आपको शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? शब्द, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये आदतन यानी कि हैबिचुअल एडिक्शन को शो कर रहा है। और कौन से शब्द मिलेंगे? तो वो आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। देखिए, या तो मिलेगा आपको डेली। डेली का मतलब तो प्रत्येक दिन, ऑलवेज यानी हमेशा, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम से मतलब वही एवरी के साथ में टाइम, जैसे एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी डे, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेगा। आपको याद कैसे रखना है मोटे रूप में बता देता हूं। देखिए, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और वहां पे आपको डेली दिख जाए। क्या दिख जाए? डेली, या फिर ऑलवेज दिख जाए, या फिर एवरी के साथ में टाइम एडवर्बियल कोई भी वर्ड दिख जाए। तो ये अगर शब्द आपको दिख जाए तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये किसको बता रहा है। ये बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, मतलब ये बता रहा है अपने हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है? हैबिचुअल एक्शन। इसका एग्जांपल देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, ही ब्लैंक दिल्ली व्हेन ही वाज इन दिल्ली स्मोक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्मोक। तो देखिए, सबसे पहले अपने को वर्ड देखना है। क्या देखना है? दिल्ली। यहां पर आ गया दिल्ली, और अपने को पता है दिल्ली आ गया, प्लस दिल्ली तो आ गया एक शब्द। तो जो शब्द दिए हुए थे दिल्ली प्लस एवरी प्लस टाइम और ऑलवेज, ये तीन शब्द थे। कौन से तीन वर्ड थे? एक तो था दिल्ली, एक था ऑलवेज, और एक था एवरी प्लस टाइम। ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं। इसको डे से याद रख सकते हैं, डे। वैसे डे की स्पेलिंग डी ए वाई होती है, लेकिन मैंने ऐसे ही याद रखा है, डे। डेली, ऑलवेज और एवरी प्लस टाइम। तो ये शब्द आपको देखने को मिल जाए, प्लस उस सेंटेंस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है। ये किसी ना किसी हैबिट की बात हो रही है, और हैबिट कैसी है? पास्ट की हैबिट है। तो वहां पे अपने को जो वर्ब यूज करनी है वो यूज करनी है अपने को पास्ट इंडेफिनिट वाली, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे स्मोक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मोक्ड। अब यहाँ पे ई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अपने को ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या जोड़ना है? डी। ही स्मोक दिल्ली व्हेन ही वाज इन दिल्ली। वह जो है जब दिल्ली रहता था तब वो स्मोकिंग किया करता था। वहां पे कर रहा था, वो पुरानी हैबिट को बता रहा है, पास्ट। हो सकता है कि उसने अब जो है स्मोकिंग करनी छोड़ दी हो, तो वर्तमान से उसका कोई मतलब नहीं है। पास्ट हैबिट को ये शो कर रहा है, क्योंकि वर्तमान जो हैबिट है वहां पे अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया था। दोनों में जो डिफरेंट है वो यही है कि इनमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। कौन से वर्ड देखने को मिलेंगे? ये वाले वर्ड्स। देखिए दूसरा एग्जांपल, राम ब्लैंक टू द मूवीज एवरी संडे। राम जो है वो प्रत्येक रविवार को जो है मूवी देखने जाता था मतलब मूवी देखने का उसको क्या था? उसकी हैबिट थी। हर संडे को जा रहा है, तो ये उसकी हैबिट। हैबिट से मतलब ऐसा कार्य जो आप रेगुलर करते हैं,
जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, जो 4 दिन में 3 दिन में या हर रोज खेल रहा है, तो ये उसकी हैबिट हो गई। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, ये क्या होती है, हैबिट होती है। लेकिन यहाँ पे हैबिट होगी पास्ट की हैबिट। वर्तमान में हो सकता है कि उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया हो सकता है राम ने जो है मूवी देखनी छोड़ दी हो, लेकिन पुराने समय में पास्ट में ये उसकी हैबिट रह चुकी है। तो इसका पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पर आ गया एवरी टाइम, तो ये देखिए एवरी और ये आ गया टाइम, और संडे जो है वो किसको इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिए एवरी प्लस टाइम आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है गो, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर वेंट, क्या हो जाएगी, वेंट। तो राम वेंट टू द मूवीज एवरी संडे। देखिए एक एग्जांपल और, ही ऑलवेज। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया डेली, ये आ गया डेली, ऑलवेज है तो ये आ गया यहाँ पर ऑलवेज, और एक था एवरी प्लस टाइम, ये आ गया यहाँ पर एवरी प्लस टाइम। तो ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑलवेज, यहाँ पे आ गया ब्लैंक 5 किलोमीटर व्हेन ही वाज यंग। जब वह जवान था तब वह 5 किलोमीटर भागा करता था, दौड़ता था। तो जब वह जवान था, यंग था, मतलब ये उसकी पुरानी आदत है। हो सकता है अब वो बूढ़ा हो गया और अब वो नहीं दौड़ पा रहा है, तो ये पुरानी जो है हैबिट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अपने जो वर्ब यूज आएगी वो आएगी पास्ट इंडेफिनिट वाली, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस वाली। और पास्ट सिंपल में जो वर्ब यूज होती है वह होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जिसे बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, रन रेन रन, ये भी इरेगुलर फॉर्म है। तो ये हो गया थर्ड यूज। देखिए इसका चौथा जो यूज है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फोर्थ यूज है वो है व्हेन द मेन क्लोज इज इन द पास्ट। मेन क्लोज जो है वो किस में होगा, पास्ट में होगा। वी यूज पास्ट सिंपल इन द सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर मेन क्लोज जो है वो पास्ट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, पास्ट में। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं हो रही है, पास्ट में होगा मतलब भूतकाल में होगा, कौन सा भी टेंस उसमें हो सकता है। तो जब मेन क्लोज पास्ट में है यानी कि भूतकाल में है, तो उसके साथ में जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वहां पे अपने को जो यूज करना है टेंस, वो यूज करना है अपने को पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। कौन सा यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये मेन क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि मेन क्लोज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले एक तो वर्ड होता है, जैसे मैंने लिख दिया राम, तो ये वर्ड हो गया। एक फ्रेज होता है, क्या होता है, लुक आफ्टर। जैसे लुक आफ्टर, दो वर्ड आ गए तो इसे बोलते हैं फ्रेज, वाक्यांश। फिर एक होता है उपवाक्य, क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य जो होता है उसे ही साथ में बोला जाता है क्लोज, क्या बोलते हैं, क्लोज। और इसके बाद आता है सेंटेंस, क्या आता है, सेंटेंस। तो क्लोज वो होता है जिसमें एक तो सब्जेक्ट होगा और एक होगी वर्ब। क्या होगी, एक तो सब्जेक्ट होगा और एक होगा अपना वर्ब। और ये ऐसे होते हैं जैसे राम गोज, मैंने यहां पे लिख दिया राम गोज, राम जाता है। तो देखिए राम आ गया सब्जेक्ट, ये वर्ब यहां पर आ गई गोज वर्ब। तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज। मोटे रूप से आपको यार ध्यान ये रखना है कि पहले क्लोज किसे कहते हैं, तो जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी उसे बोलते हैं क्लोज। ये तो हो गया क्लोज। अब आपको ये पहचानना है कि मेन क्लोज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। तो इसका एक दूसरा नाम और है, मेन क्लोज को ही अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होता है ये किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होता। और सबऑर्डिनेट जो क्लोज होता है इसका दूसरा नाम है साथियों डिपेंडेंट क्लोज। क्या नाम है, डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी ना किसी पे निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, तो ये जो सबऑर्डिनेट जो क्लोज होता है साथियों, ये निर्भर होता है मेन क्लोज के ऊपर। किस पे निर्भर होता है, मेन क्लोज के ऊपर। मेन क्लोज को अगर आप अकेले भी लिखोगे तो ये अपना पूरा अर्थ रखेगा। क्या रखेगा, पूरा अर्थ। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज को अगर आप अलग से लिखोगे तो ये अपना पूरा अर्थ नहीं रखेगा। इसका अर्थ पूरा निकालने के लिए जो है ये किस पे निर्भर होता है, मेन क्लोज के ऊपर ये निर्भर रहता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम न्यू दैट सीता वाज अ गुड सिंगर। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें मेन क्लोज कौन सा और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट, क्या लिखा हुआ है, दैट। तो ये वाला जो पार्ट है और ये पीछे वाला जो पार्ट है पूरा, ये दोनों आपस में किनसे जुड़े हुए हैं, तो दैट से जुड़े हुए। किससे लिंक है, ये दैट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो कंजक्शन होता है, जो कनेक्टिव जो होते हैं, जो लिंक वर्ड्स होते हैं, इनसे जब दो सेंटेंस है, दो क्लोज आपस में जुड़े होते हैं, कौन से होते हैं, सॉरी, दो क्लॉज जब किसी कंजक्शन से या लिंकिंग वर्ड से जुड़े होते हैं, दो क्लॉज, तो वहां पे दो क्लॉज होंगे, एक तो होगा मेन क्लॉज और एक होगा अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक होगा अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होगा अपना डिपेंडेंट क्लॉज। तो कैसे पहचानना है आपको, देखिए
जो मेन क्लॉज होगा वो स्वतंत्र होगा, वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दैट है, यहाँ पर और भी लिखा हुआ हो सकता है या एंड लिखा हुआ हो सकता है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, दैट और एंड, ठीक है। इस प्रकार से वर्ड अगर जुड़े हुए हैं तो इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग दो क्लॉज हैं। अब देखिए सीता वाज ए यंग सिंगर, अगर मैं इसको हटा दूं, किसको, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ पूरा ये शब्द है राम न्यू दैट, इसको हटा दूं तो पीछे वाला शब्द आप पढ़िए, देखिए सीता वाज अ गुड सिंगर। इसे आप ऐसे पूरा पढ़ सकते हैं कि सीता वाज अ गुड सिंगर, पूरा अर्थ रख रहा है ये कि सीता जो है वो एक अच्छी गायिका है। ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है वो इसके ऊपर निर्भर है या नहीं है, ये बताइए। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये पूरा अर्थ रख रहा है या नहीं रख रहा है। देखिए सीता वाज अ गुड सिंगर, सीता जो है वो एक अच्छी गायिका है, अच्छी सिंगर है, तो ये अपना अर्थ जो है वो पूरा रख रहा है। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो इसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो है अपना मेन क्लॉज। कौन सा है? मेन क्लॉज, या फिर जिसे बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि स्वतंत्र क्लॉज है। इसी तरह देखिए राम न्यू, ये है अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा है? सबऑर्डिनेट, सॉरी ये वी की जगह सी कर देना। देखिए राम न्यू, तो ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे है? तो राम न्यू, राम जानता है, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, राम जानता है। बोले राम क्या जानता है, ये अपने को थोड़ी पता चल रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से और सिर्फ ये लिख दूं राम न्यू, राम जानता है, बोले राम क्या जानता है, तो राम जानता है कि सीता जो है वो एक अच्छी गायिका है, एक अच्छी सिंगर है। तो इसको तो अलग लिख देंगे तो ये पूरा अर्थ रखेगा, क्योंकि ये अपना क्या है? मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसका अर्थ पूरा करने के लिए ये किस पे निर्भर रहता है? हमेशा ये जो है ये निर्भर रहेगा मेन क्लॉज के ऊपर। तो राम जानता है, क्या जानता है, जब तक ये नहीं लिखेंगे इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो मोटे रूप से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अपने क्लॉज है नहीं, सेकंड ग्रेड में है, फिर भी आपको मोटे रूप से याद होने चाहिए। तो मेन क्लॉज जो होगा वो स्वतंत्र होगा, ये जो है उस पर निर्भर रहेगा। राम जानता है, क्या जानता है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है। ये पता कब चलेगा? जब इसको अपन पूरा लिखेंगे। तो राम न्यू दैट सीता वाज अ गुड सिंगर, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया अपना मेन क्लॉज। देखिए वापस आइए, व्हेन द मेन क्लॉज इज इन द पास्ट, मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में होगा। कैसे होगा? तो देखते ही आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज, क्या लिखा हुआ है? वॉज, और वॉज किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है, तो ये हो गया आपका पास्ट में। तो देखिए तो मेन क्लॉज इन द पास्ट, वी यूज पास्ट सिंपल इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमें जो है वो, तो हमें अब क्या करना है कि पास्ट सिंपल का यूज करना है। किसमें यूज करना है? पास्ट सिंपल का यूज करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये वाला क्लॉज। तो यहाँ पे लिखा हुआ था नो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो, और नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, क्या होती है? न्यू, KNEW। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि दो क्लॉज होंगे, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो मेन क्लॉज जो होगा उसमें कोई पास्ट का कोई शब्द दिया होगा, मतलब वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वहां पे ब्लैंक होगा, तो ध्यान रखना उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो टेंस आएगा वो आएगा पास्ट सिंपल टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये चौथा यूज था। आगे देखिए, यदि वाक्य में बिफोर के पहले हेड प्लस V3 यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, जिसे अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का यूज होता है। देखिए यदि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसमें बिफोर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बिफोर। तो बिफोर के पहले क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर बिफोर दिख जाए तो उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सब में नहीं करना है, पहले पूरा देखना। देखिए कैसे, तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यदि बिफोर दिया हुआ है और उसके पहले अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो उसके बाद में जो ब्लैंक है वहां पे अपने को यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर बिफोर लिखा हुआ है, उसके पहले अगर खाली जगह दे रखी है और पीछे अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो ध्यान रखना कि बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये फॉर्मूला है इजी। कैसे है फॉर्मूला? देखिए ये फॉर्मूला है इसका। अगर आपको वाक्य में क्या दिख जाए? बिफोर, तो बिफोर के पहले अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या तो जैसे हेड गॉन लिखा हुआ है, हेड कम लिखा हुआ है, हेड प्लेड लिखा हुआ है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लिखी हुई है और पीछे अगर खाली जगह दी हुई है, तो वहां पे अपने को सेकंड फॉर्म जो है वो भरनी है। लेकिन अगर बिफोर के
बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, मान लो यहाँ पर वेंट लिखा हुआ है या केम लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना आगे अगर ब्लैंक दिया हुआ है तो यहाँ पर बनना है अपने को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वैसे अपन है उसमें और देखेंगे, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द एग्जाम हैड स्टार्टेड बिफोर आई ब्लैंक द स्कूल रिच। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिच। अब आपको ध्यान रखना है, ये आ गया देखिए अपना बिफोर, आ गया बिफोर, ये आ गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया अपना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पे रिच लिखा हुआ है तो रिच की सेकंड फॉर्म होती है रिच्ड, ईडी लगा दो, सीधा क्या लगा दो, ईडी। बिल्कुल इजी है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, सॉरी देखिए इसी तरह यदि वाक्य में आफ्टर के पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, देखिए बिफोर के तो बाद में दी होगी, बिफोर के तो बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिफोर के बाद में होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के कहाँ होगी, पहले, आफ्टर के होगी पहले, क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के तो बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और आफ्टर के कहाँ पे आएगी, पहले जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ध्यान रखना, ये मतलब वो का वो फॉर्मूला है, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं आफ्टर लिख दूं, क्या लिख दूं, आफ्टर, तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये आ जाएगी यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो सेकंड फॉर्म है ये आ जाएगी अपनी यहाँ पर, ये फॉर्मूला ऐसा चेंज हो जाएगा। देखिए तो द डॉक्टर, यहाँ पे डाई नहीं आएगा, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे आएगा कम, क्या आएगा, देखिए तो द डॉक्टर ब्लैंक आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, तो यहाँ पे आ गया हैड डेड, क्या आ गया, हैड प्लस क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ पे आ गया अपना आफ्टर, तो देखिए ये आ गया अपना आफ्टर, ये आ गई हैड प्लस वर्ब की थर्ड, और आगे क्या बनना है, आगे ब्लैंक है तो मतलब यहाँ पे बनना है अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब दे रखी है कम, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर केम, तो डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। इस प्रकार से आपको याद रखना है। 5 यूज हो गए। देखिए नेक्स्ट यूज थोड़ा बड़ा है, पास्ट सिंपल टेंस। देखिए पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट सब्जेक्टिव देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ क्या लिखा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको याद रखना है, वो है ये फॉर्मूला याद रखना है। आई वुड रादर लिखा हुआ है, प्लस सब्जेक्टिव केस है, तो उसके बाद में अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आई वुड रैदर, क्या लिखा हुआ मिलेगा, आई वुड रैदर, प्लस उसमें सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस से मतलब है आपको, देखिए जैसे एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है अपना ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे यहाँ पर आई है, ऑब्जेक्टिव में होता है मी, यहाँ पर ही है तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, इसी तरह सी है तो हो जाएगा हर, यू का यू ही रहेगा, वी है तो हो जाएगा अस, दे है तो हो जाएगा देम। तो क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव से मतलब है अपना ये वाला, ये वाले होते हैं सब्जेक्टिव केस। तो अगर आई वुड रादर के साथ में सब्जेक्टिव केस है तो पीछे ब्लैंक दी होगी, वहां पे अपने को जो वर्ब भरनी है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, यानी कि पास्ट सिंपल की भरनी है। तो आई वुड रादर देखिए आ गया, यहाँ पे आ गया देखिए ही सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ब्लैंक आपको दे रखा होगा, यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ था हायर, क्या लिखा हुआ था, हायर। हायर का मतलब होता है किराए पे लेना, तो यहाँ पे हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म हायर्ड, पीछे क्या लगाना है, डी, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई वुड रादर हायर, आई वुड रादर ही हायर्ड अ कार, तो आई वुड रादर लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही है, यहाँ ब्लैंक दिया होगा, और यहाँ पे हायर लिखा है तो मतलब यहाँ पे भरनी है अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसी तरह देखिए आई वुड रादर यू, सब्जेक्टिव केस आ गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए ब्लैंक दे रखा है ऑन बाइक, यहाँ पे वो दे रखा है, तो ये फॉर्मूला देखिए आई वुड रादर आ गया, यहाँ पर ये आ गया सब्जेक्टिव, यहाँ पे बनना है अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना वेंट, क्या हो जाएगा, वेंट। मैं ज्यादा जो है बाइक पर जाता था या जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। देखिए यदि इट इज टाइम, क्या दे रखा है, 7वां जो यूज है ये इंपॉर्टेंट है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम दिया हुआ, क्या दे रखा है, या तो आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा इट इज टाइम, क्या देखने को मिलेगा, इट इज टाइम, या फिर आपको देखने को मिलेगा इट इज हाई टाइम, क्या मिलेगा, इट इज हाई टाइम। तो उसके बाद में सब्जेक्टिव केस हो तो उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जो यहाँ पर पढ़ा है वो का वो इसमें भी यूज करना है। इसमें सिर्फ आई वुड रादर था,
फिर सब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये जो लिखा हुआ आई वुड रादर, इसकी जगह पर इसको हटाकर अपने को लिखना है इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, प्लस पीछे वाला वैसा का वैसा। देखिए ये लिखा फॉर्मूला, ये देखिए इट इज टाइम भी लिख सकते हैं उसको और इट इज हाई टाइम, दोनों में से कोई भी एक मिलेगा आपको वहां पे दिया हुआ, ये तो दिया हुआ होगा, प्लस ये सब्जेक्टिव केस होगा, ये भी दिया हुआ मिलेगा। अपने को जो पढ़ना होगा वो यहाँ पर पढ़ना होगा, यहाँ पर। तो ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इट इज टाइम आ गया, फिर यहाँ पे ही आ गया सब्जेक्टिव केस, तो अब यहाँ पे जो आएगी वो सीधा अपने को क्या बनना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है। तो ये कंप्लीट लिखा हुआ तो कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। सीधा पीछे डी लगाना है, क्योंकि ई तो लिखा हुआ है तो ईडी तो लगेगा नहीं, सीधा क्या लगेगा, डी। तो ये कुछ 7 यूज हो गए हैं पास्ट सिंपल के। इसके अलावा देखिए 8वां यूज है एज इफ, एज दो कैन बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस विथ अ प्रेजेंट मीनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स विच वी न्यू आर नॉट ट्रू। देखिए आपको जो है वहां पर शब्द दिए होंगे, कौन से शब्द दिए होंगे, एज इफ, एज इफ और एज दो, ये शब्द दिए हो तो उसके बाद में जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस वहां पर आपको दिया हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, एज इफ और एज दो के बाद में आपको टेंस, पास्ट टेंस जो है वहां पर देखने को मिलेगा। वह वर्तमान समय बताता है। देखिए एज इफ और एज दो जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिख रहे हैं, या तो मिलेगा एज इफ या फिर लिखा हुआ मिलेगा एज दो। उसके साथ में जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस। टेंस तो होगा पास्ट, लेकिन जो मीनिंग रखेगा, उसका जो अर्थ निकलेगा वो वर्तमान समय में निकलेगा। किसमें निकलेगा, वर्तमान समय में निकलेगा। किसमें निकलेगा, वर्तमान समय में। देखिए ध्यान रखना, एज इफ एज दो लिखा हुआ मिलेगा, टेंस भी पास्ट होगा, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो वर्तमान समय को बताएगा, न कि पास्ट को बताएगा। ये लेकिन होना क्या चाहिए, पास्ट टेंस है तो उसका जो समय होना चाहिए वो भी पास्ट को बताना चाहिए, लेकिन ये बताएगा किसको, ये बताएगा वर्तमान को, प्रेजेंट को बताएगा। तथा इस प्रकार के वाक्य सत्य नहीं होते और इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो गलत होते हैं, मतलब सही भी नहीं होते। अपन किसी को बोलते ना कि तुझे ये सब कैसे पता, तू क्या कलेक्टर है क्या, बोलते हैं ना किसी को कि बड़ा है यहाँ पर बातें करने वाला, तू कौन सा जो है कलेक्टर है, बोलते हैं किसी को, तो इसका मतलब वो कलेक्टर नहीं है, अपन सिर्फ उसको बोल रहे हैं। तू यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जैसे तू कोई बड़ा एसपी हो। दोस्त को बोलते हैं ना कि तू, तेरे को क्या पड़ी है इतनी सारी बातें जानने का, तू कौन सा एसपी है, मतलब इसका मतलब तू कौन सा एसपी है, मतलब वो एसपी नहीं है, ऊपर सिर्फ इसको बोल रहे हैं। तो वो का वो ये सेंटेंस है, वो का वो सेंस है। देखिए एग्जांपल देखिए, ही टॉक्स एज इफ, एज दो दिया हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। ही टॉक्स एज इफ या एज दो, दोनों मैंने यहाँ पे लिखे, लेकिन आपको वहां पर एक ही देखने को मिलेगा। ही यहाँ पे खाली जगह दी होगी, वर रिच यहाँ पे बी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, बी, तो यहाँ पे आ जाएगी बी की। देखिए बी की जो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ में होती है और पास्ट में जो यूज होता है वो होता है वाज और वर के साथ में। तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे आ जाएगा वर, क्या आ जाएगा, वर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ही लिखा हुआ तो यहाँ पे तो वॉज आना चाहिए, यहाँ पे वर क्यों आया, तो वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए वह ऐसे बात कर रहा है जैसे वह एक कोई बहुत बड़ा रिच हो, मतलब पैसे वाला आदमी हो। तो देखिए टेंस तो किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे वर टेंस किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। यहाँ पे तो फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सी बिहेव्ड एज इफ, यहाँ पे एज इफ आ गया, सी ब्लैंक अ क्वीन, यहाँ पे भी बी आ गया, तो बी आ गया, मतलब अपने को सीधा ध्यान ये रखना है, आपको एज इफ देखने को मिल जाए या एज इफ के साथ में एज दो मिल जाए, तो अगर बी की फॉर्म यहाँ पे दी हुई है तो सीधा क्या बनना है, वर बनना है। क्या बनना है, वर बनना है। जबकि यहाँ पर भी सी है, आना चाहिए था वॉज, तो वो अपन बात करेंगे, रुको। देखिए सी बिहेव्ड, यहाँ पे कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। तो एज इफ के साथ में टेंस तो दिए हुआ है पास्ट, लेकिन बात हो रही है वर्तमान समय को बता रहा है। कैसे, सी बिहेव एज इफ सी वर अ क्वीन, वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो कोई एक रानी हो, कोई महारानी हो। वह ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई रानी थी। इसका अर्थ वो नहीं निकल रहा है कि वो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई रानी थी। इसको बोलेंगे कैसे, वह ऐसे बात कर रही है जैसे वह कोई रानी हो, कोई महारानी हो। मतलब बात हो रही है वर्तमान में, लेकिन टेंस यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एज इफ के साथ में चाहे पास्ट टेंस दिया हुआ, लेकिन जो वर्ब जो आएगी वो पास्ट किसकी आएगी, पास्ट टेंस की फॉर्म आएगी। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है
कि इसको जब हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये अर्थ बताएगा अपने को वर्तमान वाला। किस कौन सा अर्थ बताएगा? वर्तमान का ये अपने को अर्थ बताएगा। देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे टॉक्स दिया हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अपने को ध्यान ये रखना है कि एज इफ और एज दो दे रखा है, उसके बाद में अगर ब्लैंक दे रखा है तो वहां पे अपने को पास्ट टेंस का यूज करना है, न कि प्रेजेंट का। और यहाँ पे देखिए ही के साथ में भी वर आया है और सी के साथ में भी वर आया, लेकिन होता क्या है कि आना दोनों के चाहिए साथ था वॉज। तो इसको बोलते हैं साथियों शर्त वाले वाक्य। क्या बोलते हैं? शर्त वाले वाक्य। स्पेस थोड़ा कम है, शर्त वाले वाक्य होते हैं। देखिए यहाँ पे एज इफ और एज दो के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी वर का ही यूज होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको देखने को मिल जाए एज इफ, क्या देखने को मिल जाए? एज इफ, या फिर आपको देखने को मिल जाए एज दो, तो इनके बाद में अगर बी की फॉर्म के साथ खाली जगह दे रखी है तो वहां पे अपने को जो यूज करना है वो सीधा का सीधा वर लिखना है, न कि वाज लिखना है। चाहे अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर के अंदर हो या प्लूरल के अंदर हो। अगर यहाँ पे मैं ही की जगह पर दे कर दूं तो यहाँ पर वर ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर सी की जगह पे वी कर दूं तो वर ही आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको यही है कि वो आपको सिंगुलर वर्ड ही देगा और अपने दिमाग में क्या आएगा कि सिंगुलर है इसलिए अपने को वाज बनना है। तो ये कुछ शब्द होते हैं जिसमें अपने को सीधा वर ही बनना पड़ता है। इसी तरह से एक सेंटेंस और होता है जो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है, जिसको बोलते हैं शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अब वहां पे भी देखिए वुड आ रहा है, पास्ट टेंस में आता है क्योंकि प्रेजेंट में विल का यूज होता है। इफ आई वर अ बर्ड, वहां पे भी वर का यूज हो रहा है, लेकिन उसको जब बोलेंगे तो टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, अभी की बात कर रहा है। लेकिन पता लिखते तब तो पास्ट होगा, लेकिन बोलेंगे तो कौन सा टेंस आएगा? समय जो आएगा वो वर्तमान में आएगा, वो कि वो स्थिति यहाँ पर हो रही है। ये अपन कंडीशनल सेंटेंस अपने नहीं है, लेकिन बाय द वे फर्स्ट ये बैच पूरा होने के बाद कभी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लास्ट यूज है पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए ये फॉर्मूला है, क्या है? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आई विश लिखा हुआ है, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। आई विश के बाद में सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, तो अपने को यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये आ गया अपना आई विश, ये आ गया यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई एस सी सब्जेक्टिव केस, ये आ गया अपना आई विश। अब यहाँ पे दे रखा है ब्लैंक, तो यहाँ पे बनना है अपने को, तो नो लिखा हुआ तो सीधी अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर भरनी है। क्या हो जाएगी? नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू। क्या होती है? न्यू। नो फर्स्ट फॉर्म होती है, न्यू सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है नून। तो ये कौन सी फॉर्म है बताइए? रेगुलर है या इरेगुलर फॉर्म है? तो ये है अपनी इरेगुलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इरेगुलर। और ये सब मैंने आपको पीडीएफ के जरिए उपलब्ध करवा दिए। आई होप कि आपका पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।